गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा सेकंड पार्ट 2 है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ चर्चा की थी। उसके बाद ये हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। इसमें हम थर्ड पॉइंट से पढ़ने वाले हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। हमारी पालमपुर की कहानी वाला चैप्टर ही चल रहा है, ये इसका पार्ट 2 है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों से बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अब हमें इस डायग्राम में बताया गया है कि कृषि में जो भूमि का वितरण होता है वो किस प्रकार किया जाता है। अब यहाँ पर एक डाउन टू अर्थ से एक स्रोत दिया हुआ है। यहाँ पर एक फैक्ट बताया हुआ है, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों तथा तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग में कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। वो हमने अभी थर्ड पॉइंट पढ़ा था। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। उसके बाद 1960 में कृषक गोविंद के पास, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया गया है, कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि है। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वो बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात ये भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। अब उसके बाद हमने जो देखा, एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाए थे। पर इन छोटे किसान खेती करते थे। दूसरी ओर गाँव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार का प्लॉट है। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों में 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है। अब हमें ये 6 पिक्चर्स बताई गई हैं। इसमें खेतों में कार्य बताया गया है, गेहूं की फसल, कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई। ये सारे हमें यहाँ पर डायग्राम बताए गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 5वीं। अब 5th पॉइंट है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ कार्टून के माध्यम से बताया गया है। इसमें आपको जैसे मतलब हमें क्या श्रमिक रखना चाहिए और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो कैसे दूसरे श्रमिकों को कार्य पर रखते हैं, उस बारे में बताया गया है। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। एक श्रमिक बोल रहा है तो एक महिला बोलती है, घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्ट खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय के लिए काम किया था। इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें दोनों श्रमिकों की बात हो रही है। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके द्वारा वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन में न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2017 में 300 रुपये निर्धारित था, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते थे। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा थी, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते थे। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गाँव के निर्धन व्यक्तियों में से हैं। अब हमने 5th पॉइंट में बात कर ली श्रमिकों के बारे में। अब हम 6th पॉइंट में करते हैं, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं, खेती के लिए आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अर्थात किसानों को पहले की अपेक्षा पैसा ज़्यादा चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, अधिसंख्य के छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से खेती करने के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं।
इसमें सेकंड पॉइंट है, छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती की से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका उत्तर आपको अगले भाग में मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे 7वां पॉइंट, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। मतलब जितना उन्हें साल भर में चाहिए होता है वो रख लेते हैं और अधिक जो बचता है वो सब वो मार्केट में बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ, अधिशेष मतलब होता है सरप्लस गेहूँ होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है और इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकता के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं, जो कि अभी हमने देखा था। आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं, जो हमने फर्स्ट में देखी थी, सड़क पर जो गाड़ियां जा रही थी बैलगाड़ियां, वो बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह ने अपनी समस्त भूमि में 300-350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूँ को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक में अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए, जिसे कर्ज की आवश्यकता थी, उसने बचत का उपयोग अपने अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों को एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। स्थिर पूंजी जो हमने भी बात की थी, जिससे कोई मशीन हो, ट्रैक्टर हो, इसको स्थिर पूंजी कहते हैं, जो रहती है। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर सकते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, मतलब कृषि के अलावा भी और क्या काम किया जाता था। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही एक मुख्य उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, वो डेयरी चलाते हैं। डेयरी मतलब अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास एवं बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहाँ से दूर के क्षेत्रों में दूध शहरों एवं कस्बों में भेजा जाता है। ये तो हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन की आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद इन बॉक्स में भरना है। और खेती के अलावा अलग से हमने देख लिया यहाँ पर कि दूध का उत्पादन भी किया जाता है। दूध को मार्केट में बेचा जाता है। गाय भैंस पाली जाती है। इसके साथ हम देखेंगे गैर कृषि के अलावा सेकंड पॉइंट है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है पालमपुर में दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर में व्यापारी व दुकानदार जो शहरों में थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखते हैं कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, दाल, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, ऐसे छोटे मोटे सामान और कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों में जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है, वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है परिवहन। खेती तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जिससे रिक्शा वाला, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ियाँ, जो दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं, जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं, वे लोगों वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मतलब वहाँ जिसके पास कोई साधन होता था वो चलाने का भी काम करता था। अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें कुछ कहानियाँ दी गई है, वो आप पढ़ लीजिएगा और उसी के साथ ये सारांश है इस चैप्टर्स का, तो इसको पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा। वैसे जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। बस एक कहानी हमें ये दी गई है किशोर की कहानी, इसको आप खुद पढ़िएगा और इसमें समझ लीजिएगा। जो हमने अभी दूध की डेयरी वाला एग्जाम्पल दिया है वो इसी से संबंधित है। ये मैंने बता दिया है, आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी मैं वीडियो में, उससे आप पढ़ लीजिएगा। एक हमारे को यहाँ पर मिश्री लाल की कहानी और करीम की कहानी दोनों भी दी गई है। तो मिश्री लाल जो गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है, मतलब उसके बाद एक स्थायी पूंजी हो चुकी है, उसने एक मशीन खरीद ली और कंप्यूटर केंद्र खोल लिया था करीम ने एक गांव में। तो वो भी हम करीम के पास एक कंप्यूटर, उसकी स्थायी पूंजी हो गई। ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है और ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप करने की कोशिश करिएगा। एक बार इस पर सोच विचार कर लीजिएगा अच्छे से। इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था, फिर इसके बाद ये सेकंड पार्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और फर्स्ट चैप्टर के ही मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो अगर जिसने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारी 6th-7th क्लास की भी NCERT चल रही है, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, वो जिसने नहीं देखी हो तो वो भी देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ध्यान रखिए अपना, बाय।